कार्यक्रम में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं व्हाइट ऑक कैपिटल के सीईओ और बाजार के जाने माने दिग्गज आशीष सोमैया साहब। आशीष सर, स्वागत है आपका। इस बार तो लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही। थैंक यू सर। क्या करें सर, बाजार खराब नहीं होता तो आपकी याद भी नहीं आती हमें। हमें लगता है जब बहुत मामला मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा तो सर को पूछा जाए। बताएं सर, पहले तो डायरेक्शन दीजिए, चल क्या रहा है मार्केट में? एक्चुअली अनिल सर, अगर आप देखें तो काफी सारे हमारे, जैसे पहले भी बात हुई है, इम्पोर्टेड प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। और ये जैसे हम लोग अभी क्या हो रहा है कि चाइना में कुछ होता है, यूएस में कुछ होता है, तो हर चीज को हम अपने तरफ से कंपैरिजन में लग जाते हैं। जैसे मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण देता हूँ कि जब महंगाई की बात होती है, ब्याज दर बढ़ने की बात होती है, तो हम लोग यूएस में 8% समझो इन्फ्लेशन है, तो उसको देख करके हम भी घबरा जाते हैं। लेकिन यूएस का जो आर्थिक व्यवस्था की जो साइकिल है, जैसे कि कोविड के पहले इंडिया में मुश्किल से 3.5-4% की जीडीपी ग्रोथ हुई, और हमारे यहाँ पे सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ 0 था। तो कोविड के पहले हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल एक तरीके से आप देखिए मंदी चल रही थी। लेकिन यूएस में क्या चल रहा था उसको आप देखिए कि 2010 से 2020 तक भारी तेजी, 21 ट्रिलियन की यूएस इकोनॉमी जो है वो 2019 में 3.5% की ग्रोथ थी और 0 अनएम्प्लॉयमेंट था। तो एक फुल स्पीड में उनकी ट्रेन चल रही थी, और फिर वहां पे कोविड आया। अब कोविड के समय में जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको भी $3,000, $5,000, $10,000 इस तरीके का गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया, उसके ऊपर से लो इंटरेस्ट रेट, हाई लिक्विडिटी, और फिर उसके बाद ये वॉर। तो यूएस में सर 10, 11, 12 साल की तेजी के बाद महंगाई बढ़ रही थी, और उसके बाद इस तरीके का एक वॉर हुआ। तो यूएस में 8% इन्फ्लेशन, जो 40 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बोला जाता है, तो यूएस में 8% इन्फ्लेशन बहुत 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 बड़ी बात है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसी कोई तेजी नहीं थी। हमारे यहाँ पे केवल अभी थोड़े सप्लाई साइड इश्यूज हैं, जो तेल को लेकर के हैं, या कमोडिटीज को लेकर के, या वॉर को लेकर के। तो हमारी आर्थिक व्यवस्था में कोई इंसिपिएंट, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में इंटरनली ऐसा कोई इन्फ्लेशनरी माहौल नहीं था, लेकिन वॉर की वजह से। अच्छा, अब ये वॉर और ऑयल की जो बात है, मैं इसको ट्रांजिटरी बोल के ये नहीं कहूंगा कि इसको हम सीरियसली नहीं ले। ये वॉर और तेल का ही तो ये परिणाम हम देख रहे हैं, तो ये सीरियस है। लेकिन हमको इसमें समझना चाहिए कि वॉर और जो तेल है, फर्ज कीजिए कि इसी कारण से तो हम अभी 15,500, 15,700 इस लेवल पे, इसी कारण तो हम 1 ईयर फॉरवर्ड 17 टाइम्स पे हैं अभी। लेकिन ये वॉर और जो ऑयल प्राइसेस हैं, इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का डी एस्केलेशन होता है, जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि भाई ये वॉर में अगर कोई डी एस्केलेशन हो गया, किसी कारण से तेल का दाम गिर गया, तो मार्केट का तो मूड चेंज हो जाएगा। तो उन साहब ने मुझे बताया लेकिन वो तो हो नहीं रहा है ना। सो द पॉइंट इज कि अगर हम इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो हमको अनसर्टेनिटी में ही बेट करना पड़ेगा अगर पैसा बनाना है। अगर अनसर्टेनिटी नहीं होती तो हम 17-18 हजार पे ही होते, यहाँ पे क्यों होते। तो हमारी डोमेस्टिक कंडीशंस जो है, जिस तरीके मार्केट बता रहा है, जिस तरीके का यूएस का माहौल है, वैसा हमारी डोमेस्टिक कंडीशंस का माहौल बुरा नहीं है। हमारी डोमेस्टिक कंडीशंस में सारे इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो हर इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट है। डेफिनेट ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो थोड़ा पी मल्टीपल कंप्रेस हो रहा है, और तेल और वॉर की वजह से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन अगर इस अनसर्टेनिटी में बेट नहीं करेंगे तो हम इक्विटी इन्वेस्टर नहीं कहलाएंगे ना, फिर पैसा भी नहीं बनेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनिश्चितता है तभी पैसा बनेगा, तभी ये भाव है, और हमारे बाजार, हमारी इकोनॉमी दुनिया भर से काफी बेहतर है। अब सर, दूसरी चीज जो ये है कि चलिए, एक तो मार्केट के मैक्रो फंडामेंटल्स हो गए, ग्लोबल हो गया। दूसरा ये एफआईज वाली जो प्रॉब्लम है, बेचे जा रहे बेचे जा रहे बेचे जा रहे हैं। तो अब है ना, अभी तक तो हमारे सारे शूरवीर, ये रिटेल इन्वेस्टर्स, तीसरी महाशक्ति डटकर मुकाबला कर रही है। अब है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब खुद पे डाउट होने लगा है कि हम सही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अब ये बताइए कि क्या वाकई में फ्लोज के लिहाज से कोई समस्या आ सकती है, या ये 12-15 हजार करोड़ हर महीने जो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं ये मामला संभाल लेंगे? सर देखिए, अगर एक भारी गिरावट आती है, फर्ज कीजिए कि मार्च 2020 में जैसे हुआ था कि अनप्रेसिडेंटेड, अभी देखिए पिछले थोड़े 6 महीने में क्या हुआ है कि धीमे धीमे हर महीने कभी 5%, कभी 2%, कभी ऊपर कभी नीचे, तो धीमे धीमे करेक्शन हो रहा है। और पूरा का पूरा जो सेलिंग है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपने, इंटरेस्ट रेट कम है, दूसरे एसेट क्लास में पैसा बन नहीं रहा था, तो धीमे धीमे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी तो ये स्टेबल रहेगा, अभी ये चलता रहेगा। लेकिन अगर एक समझो भारी गिरावट आती है किसी भी कारण से, समझो एक बहुत बड़ा बैड न्यूज आता है, समझो वॉर में कुछ ज्यादा एस्केलेशन हो जाती है, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसको लो प्रोबेबिलिटी इवेंट बोलते हैं, ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज अगर होती है और एक समझो एक बड़ा धक्का लगता है, तो बड़ा धक्का लगने पे लोग घबरा सकते हैं।
लेकिन अगर अभी का जिस तरीके का माहौल है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये स्टेबल रहेगा। दूसरी बात, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो निवेशक हैं, मैं तो ये सोचता हूँ, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये अनसर्टेनिटी का हमको फायदा लेना चाहिए। मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि एफपीआई सेलिंग के अंदर ज्यादा एनालिसिस या ज्यादा विश्लेषण या उसके अंदर ज्यादा हमको रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेटा बताता है कि मोर देन 80% ऑफ जो एफपीआई मनी इंडिया में आता है, करीब करीब 80% है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सक्लूसिव मनी। इसका क्या मतलब है कि ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट का कोई फंड है, ग्लोबल इक्विटी का कोई फंड है, तो इंडिया में एक एलोकेशन आता है फ्रॉम ग्लोबल मनी। तो अब क्या है कि चाइना का आपको हाल दिख रहा है, रशिया का आपको हाल दिख रहा है, ग्लोबली यूएस का आपको माहौल दिख ही रहा है। तो ग्लोबली अगर इक्विटी में एक रिस्क ऑफ का मोड अगर होता है और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना और रशिया को लेकर के अगर नुकसान हो रहा है, तो इन कैटेगरीज में से जब पैसा निकलता है तो इंडिया से भी पैसा निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सेलिंग इंडिया को लेकर के हो रही है। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि इंडिया का मार्केट बहुत खराब है, भाई यहाँ से तो निकल लो, वो बात नहीं है। ये इंडिया को लेकर के सेलिंग नहीं हो रही है। ग्लोबली जो माहौल है, या ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स और चाइना और रशिया, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का जो कोई फंड होता है उसमें 35 से 40% पैसा चाइना और रशिया में होता है, और पिछले 6 महीने में हम सब जानते हैं वहां कितना नुकसान हुआ है। तो उस कैटेगरी में से अगर पैसा निकलेगा तो 15 रुपया इंडिया का भी निकलेगा, मतलब। लेकिन इसका रीजन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया की वजह से पैसा निकल रहा है। और ये सारे चक्कर में हमारा मार्केट सस्ते से सस्ता हुआ जा रहा है। सस्ता होने के कारण भी है, ऑयल है, कमोडिटीज है, सस्ता होने के कारण भी है, लेकिन सारी की सारी जो सेलिंग है वो इंडियन मार्केट की वजह से नहीं है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एफआईएस की सेलिंग से रिलेटेड, बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। अपना भरोसा बनाए रखें और दूसरों पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। वो सर सही बोले, मतलब मार्केट हमारे, कंपनियां हमारी, पैसा हमारा, मुंह उधर देखना है, ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। अच्छा सर, अब ये बताइए, इस गिरते हुए माहौल में पैसा कहां लगाना है? अनिल सर, मेरे को लगता है कि जैसे हम लोग, पहले वाइटोक की तरफ से मैं बोल दूं कि हम हर सेक्टर में पैसा लगाते हैं, हम लोग सेक्टरल इन्वेस्टर है नहीं। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका सवाल सेक्टर को लेकर के है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बैंक्स हैं, पहले भी हमारी इस पे बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बड़े बैंक्स हैं, इसमें सर ऐसा है कि आप देखिए, मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि कोविड के पहले हमारा सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ 0 था। तो कोविड के पहले का जो माहौल था उसमें हमने बैंकिंग सेक्टर जो है पूरा उसको रिस्ट्रक्चर और क्लीन अप, इसके अलावा कुछ किया नहीं है। बैंकें क्रेडिट भी दे नहीं रही थी, तो क्रेडिट दे नहीं रही थी, इसलिए कोविड के समय में एक्सीडेंट भी कम हुए। क्योंकि आप देखिए 2007 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ 20% के ऊपर था। इसका क्या मतलब है कि आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और सामने आपका हेड ऑन कोलिजन हो गया। लेकिन कोविड के पहले हम क्रेडिट ही नहीं दे रहे थे, सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ 0 था। तो पिछले थोड़े सालों में बैंकों का जो सिस्टम है पूरा क्लीन अप और कंसोलिडेशन हुआ है, और अब जाकर के फाइनली क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बोला कि 4,50,000 करोड़ की इनको क्रेडिट पाइपलाइन दिख रही है कॉर्पोरेट से। सारे के सारे बड़े कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो बड़े बैंक्स है, जिनका कासा बैलेंस स्ट्रांग है और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है थोड़ा, लेकिन जिनका क्रेडिट ऑफटेक भी है, तो इनका मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बैंक्स जो हैं इनका फायदा हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर बैंकिंग है, वो प्रोफेशनली रन है, लार्ज फ्री फ्लोट है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो फॉरेन होल्डिंग इसमें होती भी है। तो अगर बिकवाली होगी तो टेक्निकल रीजन से भी इसमें बिकवाली हो सकती है। लेकिन अगर आप फंडामेंटली या कंसेप्चुअली देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, ऐसा कोई मैंने बहुत अलग या हटके आइडिया नहीं दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सामने जो ऑब्वियस चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। निवेश के बेहतरीन मौके। आशीष सर, थोड़ा सा आज समय की कमी रहेगी, कुछ और आपसे बातें भी करनी थी, एक बार फिर से आपसे समय लेकर मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज समय देने के लिए और बाजार पर अपना डायरेक्शन और निवेशकों का हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।